स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। आज यूपी बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर लीक होने से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया, जिससे यूपी बोर्ड की परीक्षा दे रहे लाखों परीक्षार्थी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वहीं परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक होने के बाद बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक ब्रजेश मिश्रा को पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्योंकि बलिया से ही बुधवार को 12वीं का अंग्रेजी का पर्चा लीक हुआ था, जिसके बाद 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इसी के बाद से बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक ब्रजेश मिश्रा की भूमिका सवालों में है और पहले उन्हें सस्पेंड किया गया और अब ब्रजेश मिश्रा को हिरासत में भी ले लिया गया है। लेकिन यूपी में परीक्षाओं के आयोजन पर फिर से सवालिया निशान लग गया है। यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा का ये वही अंग्रेजी का पर्चा है जो परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के पहुंचने से ठीक पहले लीक हो गया। पेपर लीक की खबर बलिया से सामने आई, जिसके बाद आनन फानन में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 24 जिलों में 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा रद्द कर दी। हालांकि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अब 13 अप्रैल को अंग्रेजी की परीक्षा की नई तारीख घोषित की। पेपर लीक मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। वाराणसी के जिलाधिकारी और कमिश्नर जिला परीक्षा नियंत्रण रूम पहुंचे, जहां उन्होंने सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने संकलन केंद्र की व्यवस्थाओं को देखकर किसी तरह की कमी नहीं होने के निर्देश दिए। मामले के बाद वाराणसी के जिलाधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे हुए हैं, क्या देखा और कितना जरूरी है? ये वाराणसी में जहाँ पे पूरे जनपद के पेपर स्टोर रहते हैं, उसके औचक निरीक्षण अलग अलग अधिकारी अलग अलग समय पे करते रहते हैं। उसी में आज हम यहाँ पे निरीक्षण करने पहुँचे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, जहाँ से पूरे जिले के पेपर डिस्पैच होते हैं। वहाँ पुलिस गार्ड है, सीसीटीवी कैमरा है, उसी का यहाँ परीक्षण किया गया है कि वे सही रूप से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। साथ ही अलग अलग विद्यालय पेपर लेके भी जाते हैं 3 दिन के एडवांस में, वो भी डिस्पैच समय से होता है कि नहीं होता है, उसका भी आज निरीक्षण किया गया है। साथ ही इस सेंटर जहाँ पे ये परीक्षा केंद्र बनाया गया है, वहाँ भी जो सेंटर की व्यवस्था है, इस पर्टिकुलर सेंटर की व्यवस्था भी देखी गई है। तो कुल मिला के जो वाराणसी में पिछले 10 दिन से लगभग व्यवस्थाएं हैं, वैसी ठीक पाई गई हैं। यहाँ कोई किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं है और सारी चीज़ें जो है विधिवत जैसे शासनादेश जारी है उसी प्रकार से यहाँ पे उसका पालन किया जा रहा है। यूपी में मंत्रिमंडल गठन के बाद मंत्रियों को आवास आवंटन के सिलसिले की शुरुआत हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को 3 विक्रमादित्य मार्ग स्थित बंगला अलॉट किया गया है। पहले बंगला दिनेश शर्मा को आवंटित किया गया था। ब्रजेश पाठक को अब तक राजभवन कॉलोनी स्थित बंगला अलॉट था। इस समय मौजूद है विक्रमादित्य मार्ग पर बंगला नंबर 3 के सामने, जो नया पता है प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक का। आप देख सकते हैं यही वो बंगला है। और अगर बात करें, इससे पहले योगी सरकार पार्ट 1 में ये बंगला आवंटित किया गया था उस समय के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को। हालांकि वो यहाँ पर रहे नहीं, लेकिन ये बंगला उनको आवंटित किया गया था आधिकारिक रूप से। और उससे पहले अगर हम जाएं इसके इतिहास में, तो सपा सरकार में आजम खान को ये बंगला आवंटित था। अब ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हवेली है, कितना बड़ा बंगलो है ये। और अब ये बंगला आवंटित किया गया है वर्तमान सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए ब्रजेश पाठक को। तो ये उनका नया पता होगा, यानी जो पुराना पता था ब्रजेश पाठक का, यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो राजभवन कॉलोनी में हमने आपको दिखाया, वहाँ से बस कुछ ही मीटर की दूरी है जहाँ पर ये बंगला उनको आवंटित किया गया है। तो जितना बड़ा पद, जितना बड़ा कद, उतना ही बड़ा बंगला अब उनको मिला है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। आजमगढ़ में माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में कुंटू समेत 11 अपराधियों के खिलाफ दोष साबित हो गए हैं। हालांकि इनमें से 2 की मौत हो चुकी है, लिहाजा कोर्ट गुरुवार को सभी 9 दोषियों को सजा सुनाएगा। ये मामला 2013 का है। जिले की जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत सभी 11 आरोपियों पर कार्रवाई की थी। हम आपको ये भी बता दें कि पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्या मामले में ध्रुव सिंह कुंटू आरोपी है। गाजीपुर में शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा के करोड़ों की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त कर लिया है। जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कुर्की की। पूरा मामला 2016 का है, जब बुद्धम शरणम इंटर कॉलेज में परीक्षा में एसटीएफ ने सामूहिक नकल करते पकड़ा था, जिसके बाद एसटीएफ ने मुकदमा दर्ज कराया था। गैंगस्टर एक्ट के तहत महेंद्र कुशवाहा की जिन संपत्ति पर कार्रवाई की गई, उन्हें छावनी लाइन स्थित बुद्धम शरणम इंटर कॉलेज, भाइयों की जमीन और एक विद्यालय है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है।
अभियुक्त महेंद्र सिंह कुशवाहा के खिलाफ थाना कोतवाली में वर्ष 2016 में सामूहिक नकल कराने के संबंध में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में चार्जशीट लगकर ये न्यायालय में दाखिल हुआ, जो अब विचाराधीन है। इसी मुकदमे में जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत आज जो ये भूमि है, इस भूमि की कुर्की के आदेश जारी किए गए। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन में है। लखनऊ के हजरतगंज में आज बसपा नेता फहाद की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला। बताया जा रहा है कि एलडीए की जमीन पर अवैध तौर पर बिल्डिंग बन रही थी। कई बार नोटिस देने के बावजूद भी जब निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो एलडीए एक्शन में आ गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण पर एक तरफ प्रशासन का पीला पंजा चला तो वहीं दूसरी तरफ बसपा नेता की जो बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से धराशायी होती हुई आपको नजर आ रही होगी। तो देखा आपने कि किस तरह बसपा नेता की अवैध इमारत पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब हम आपको इसी कार्रवाई की चार और तस्वीरें भी दिखा देते हैं जिसमें बसपा नेता फहाद के अवैध अपार्टमेंट को ढाया गया है। बसपा नेता फहाद पर बड़ी कार्रवाई की गई। अवैध अपार्टमेंट को गिराया गया, प्रशासन का बुलडोजर चला और एलडीए के कर्मचारी भी इस इमारत को तोड़ते हुए नजर आए। इटावा में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर काम पर जुटा है। आज शहर में 2 जगहों पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। इस दौरान नगरपालिका की गली पर बने अतिक्रमण को हटाया गया। इसके अलावा कई अन्य ऐसी जगह भी चिन्हित की गई जिस पर बुलडोजर का एक्शन हुआ। ये देखिए, जो भी अवैध निर्माण है जिनको पूर्व में भी पहले नोटिस दिया गया है और जो बार बार कहने के बावजूद भी अपना अस्थायी अतिक्रमण नहीं हटा रहे, उन लोगों को चेतावनी देने के बाद भी जब उनके द्वारा नहीं हटाया गया तो आज नगरपालिका की टीम और पुलिस की टीम के द्वारा आके उन अतिक्रमण को हटाया गया। हापुड़ के कुचेसर चोपला स्थित स्याना में अवैध कॉलोनियों पर प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। इस दौरान कई अवैध कब्जों को मुक्त कराया गया। इसमें कई फर्जी प्रॉपर्टी डीलर्स और भू माफिया भी शामिल हैं। ये बिना लेआउट पास कराई गई अवैध कॉलोनियाँ हैं, जिसपे समय नोटिस देते हुए इनके उचित जवाब न प्राप्त करने पे अवैध मानते हुए उसकी व्यवस्थित कार्रवाई की जाए। हाँ, शासन का स्पष्ट निर्देश है कि भूमि का विभाजन और अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जाए, जिसके तहत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उधर बुलंदशहर के सिकंदराबाद में भी बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की। अवैध कॉलोनियों पर बुलंदशहर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की। दरअसल मोहम्मद नगर कॉलोनी की 8 बीघा जमीन और सिकंदराबाद बाईपास की 20 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा था, जिसके बाद यह एक्शन हुआ। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार का बुलडोजर तो काम कर ही रहा है। रेलवे भी अब बुलडोजर लेकर अपनी समस्याओं को दूर करने में जुट गया है। आईपीएल शुगर मिल जरवल रोड के अप्रोच मार्ग का एग्रीमेंट ना होने को लेकर रेलवे की टीम बुलडोजर लेकर आईपीएल शुगर मिल के गेट पर पहुंच गई। रेलवे ने आईपीएल शुगर मिल गेट बंद करने के लिए विशाल गड्ढा खोदकर रास्ते को बंद कर दिया। पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी का कहना है कि आईपीएल शुगर मिल गेट का अप्रोच मार्ग का नया एग्रीमेंट ना होने के कारण ऐसी कार्रवाई की गई। उधर ग्रेटर नोएडा में किसानों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि स्थानीय युवाओं की रोजगार की मांग को लेकर काफी तादाद में एक निजी कंपनी के बाहर इकट्ठा हुए और कंपनी तालाबंदी की कोशिश की। इस दौरान सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। प्रदर्शनकारी लोगों का कहना है कि जब तक स्थानीय युवाओं को इन फैक्ट्रियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाएगा, तब तक किसान यूं ही प्रोटेस्ट करता रहेगा। ग्रेटर नोएडा में बेरोजगार सभा ने आज हार कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। बेरोजगारी समस्या को लेकर किसान काफ़ी समय से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ये वही कंपनी है जहाँ पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पुलिस फोर्स लगाया गया है, ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। और यहाँ पर महिलाएं भी इस धरने में मौजूद हैं, वो भी पहुँची हुई। और किसानों का जो धरना है वो लगातार जारी है। किसान बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाएंगी, किसान जो ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हालांकि किसान अब से पहले भी कई बार यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था, लेकिन किसानों की जो मांगे हैं वो नहीं मानी गई हैं। किसानों का साफ कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, किसान यूं ही यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। घटना से रविंद्र जैन, एबीपी गंगा।
यूपी में अपराधियों के सरेंडर करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। सहारनपुर में बीते 4 दिनों में 59 अपराधी जेल जा चुके हैं, जिनमें से 30 से ज्यादा नशा तस्कर हैं। इसी कड़ी में तस्करी के धंधे में शामिल महिला हाफिजा अपने परिवार के साथ मिर्जापुर थाने पहुंची। उन्होंने अब दोबारा कभी तस्करी नहीं करने की बात कही। पुलिस अधिकारियों को इस बारे में लिखित में भी दिया। महिला का कहना है कि वो अब मेहनत मजदूरी कर परिवार का पेट पालेगी। बता दें कि हाफिजा के परिवार के कई लोग मादक पदार्थों की बिक्री के मामले में जेल जा चुके हैं। लखनऊ से खबर, जहां नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने निर्देश जारी कर दिया है। अधिकारियों को मंत्री अरविंद शर्मा का निर्देश, अफसर खुद सुबह 5 से 8 बजे के बीच सफाई करवाएं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री ए.के. शर्मा अब उन्होंने नए निर्देश जारी किए हैं और निर्देश ये जारी किए गए हैं अधिकारियों को मंत्री की तरफ से कि अफसर खुद सुबह 5 से 8 बजे के बीच में सफाई करवाएं। सहारनपुर नगर विधायक राजीव गुंबर विधायक पद की शपथ लेते ही एक्शन में आ गए। उन्होंने क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कोर्ट रोड में सीवर लाइन कार्य को देखा और ठेकेदार सहित अधिकारियों को सुस्त काम पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि 10 से 15 दिन के अंदर काम पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदार को 1 भी रुपये की पेमेंट नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कर्मचारियों को रात के 10 बजे तक काम करने के निर्देश दिए। नगर निगम के द्वारा एक कार्य करवाया जा रहा है सदर थाना रोड पर। ये जो सीवर लाइन का काम, जिससे हमारा मिशन कंपाउंड और अन्य कॉलोनी जुड़नी थी, ये काम काफी समय से लंबित था। आज 1 महीना 1 दिन हो चुके हैं इस काम को प्रारंभ किए हुए। यहाँ के अधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया था कार्य प्रारंभ करने पहले कि 1 महीने में कंप्लीट करेंगे। यहाँ के दुकानदारों के द्वारा और यहाँ की जनता के द्वारा लगातार शिकायत आ रही थी कि काम बहुत ही स्लो स्पीड से चल रहा है, जिसके तहत मैं आज ही सहारनपुर लखनऊ से शपथ ग्रहण के बाद लौटा हूँ और मैंने तय करा कि आज मैं सहारनपुर नगर की जिन सड़कों पर काम चल रहा है उनकी परफॉर्मेंस और कार्य की गति देखूंगा और वहाँ अधिकारियों को कहूंगा कि तेजी से किया जाए। मैंने अधिकारियों को कहा कि यहाँ पर ये मुख्य मार्ग है। कोरोना महामारी की चौथी लहर देश में आने की संभावना नहीं है, ऐसा दावा किया है आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने। प्रोफेसर अग्रवाल कोरोना की पहली और दूसरी और तीसरी लहर को लेकर अपने गणितीय सूत्र मॉडल पर अनुमान पेश करते आए हैं, जो करीब करीब सच भी साबित हुआ है। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से चौथी लहर को लेकर दावा किया है और कहा है कि अगर चौथी लहर आती भी है तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं होगी। उनका अनुमान है कि चौथी लहर भी तीसरी लहर की तरह ही कम समय के लिए आएगी और चौथी लहर भी कम घातक होगी। कि कम ही दिख रही है मुझे। उसका कारण मुख्यतः ये है कि देश में इस समय नेचुरल इम्यूनिटी काफ़ी अधिक स्तर पे 90% से अधिक लोगों में आ चुकी है। नेचुरल इम्यूनिटी होती है जो कि जिनको कि संक्रमण होता है और ठीक हो जाते हैं तो उनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी आ जाती है। और ये हर जगह से कई देशों की स्टडी हमने करी है, हर जगह ये दिख रहा है कि नेचुरल इम्यूनिटी का स्तर जहाँ पे जितना अधिक होता है वहाँ पे प्रोटेक्शन उतना ज़्यादा होता है। नई लहर आने की संभावना बहुत कम हो जाती है और यदि आती भी है तो बहुत ही छोटी सी आके रह जाती है। पीएम मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा करेंगे। सुबह 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसे दिखाने के लिए रायबरेली में केंद्रीय विद्यालय ने व्यापक तैयारी की है। केंद्रीय विद्यालय अपनी 45 स्मार्ट क्लासेस में इसका सीधा प्रसारण करेगा। इस कार्यक्रम को देखने के लिए सैकड़ों छात्रों समेत अभिभावकों को आमंत्रित किया गया है। में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बुधवार को सरकार की ओर से पेश लेखानुदान पारित किया गया। इससे पहले सदन के पहले दिन लेखानुदान को सदन के पटल पर रखा गया था। लेखानुदान में नए वित्तीय वर्ष 2022-23 में वेतन भत्तों, पेंशन समेत सरकारी कामों के लिए जरूरी बजट को शामिल किया गया। नए वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों के लिए 21,116 करोड़ की राशि का लेखानुदान पारित किया गया है। सालाना बजट के इस 1/3 हिस्से में भी धामी सरकार ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य समेत अव्यवस्थापना विकास कामों के लिए सरकारी खजाना खोला है। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, स्थानीय निकायों के लिए भी बड़ी धनराशि की व्यवस्था की गई। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने सदन के गेट पर धरना दिया। अनुपमा रावत ने बढ़ती महंगाई और बिजली की किल्लत का मसला उठाया। इसके साथ ही भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने भी बिजली के मुद्दे को हवा दी।
एक तरफ महंगाई की मार है, दूसरी तरफ बिजली का कटौती का प्रहार किया जा रहा है और किस तरीके का ये बहुमत है जो इनको मिला है भाजपा को। यहाँ इनको तो सौगात देनी चाहिए थी। मैं तो ये कह रही हूँ महंगाई के उसमें इन्हें सब्सिडी में गैस सिलेंडर्स देने चाहिए थे। कुछ महीना अगर ये फ्री भी दे रहे थे जनता को, कोई बड़ी बात नहीं थी। और आज बिजली जो सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादक राज्य है हमारा, आज वहाँ पर जो पूरे देश को देने की बात करता है, देता है, उस राज्य में एक जनपद में और पूरे प्रदेश में भी हो रहा है। ये प्रदेश में हो रही लगातार विद्युत कटौती, ऊर्जा प्रदेश कहे जाने वाले हमारे उत्तराखंड प्रदेश में लगातार अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से हमारे छात्र छात्राएं तो परेशान हैं ही, उनका भविष्य पर भी संकट है कि किस तरह से उनका भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं भी संचालित हो रही हैं, इसके साथ अन्य परीक्षाएं भी हो रही हैं। उत्तराखंड से पलायन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया। विधानसभा पहुंचने से पहले सीएम धामी ने पलायन रोकने का प्लान बताया और कहा कि हिमगिरी योजना के तहत पलायन रोकने की कोशिश रहेगी। अपने संकल्प में दिया है कि हम हिमप्ररी योजना लेकर आएंगे और हिमप्ररी योजना के माध्यम से जो हमारे सीमांत के क्षेत्र हैं जहाँ पर पलायन बहुत तेज़ी से हो रहा है, वहाँ के लोग उन्हीं क्षेत्रों में रहें और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, अर्धसैनिक बलों में हैं, अन्य स्थानों पर जिन्होंने काम किया है, उनको हम प्राथमिकता के आधार पर उस योजना में समाहित करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की के मंगलौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मछली पालन फार्म प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर भूमि पूजन में शामिल हुए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार करोड़ों रुपए मत्स्य पालन पर खर्च कर रही है। प्रदेश में कई जगह मत्स्य प्रोजेक्ट को लगाया गया है, जिससे किसान मछली पालन से जुड़कर रोजगार कर सकते हैं। मत्स्य पालक हैं, उनको प्रोत्साहन करने की दृष्टि से मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पर है, इसको डेमो प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पर संचालित हो रहा है। अभी लगभग मुझे बताया गया कि इसमें लगभग 70 कुंटल मछली अभी पैदा हो रही है और इस बार का टारगेट 150 कुंटल का है, तो लगभग 20-22 लाख रुपए का इनका एक टर्नओवर हो जाएगा। देवरिया में सपा प्रत्याशी डॉक्टर कफील खान के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया है। डॉक्टर कफील खान पर आरोप है कि 2 दिन पहले उन्होंने सरकारी एम्बुलेंस में एक महिला का इलाज किया और एक ट्वीट करते हुए स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाते हुए लिखा था कि इलाके का दौरा करने के दौरान उन्होंने देखा कि जिस एम्बुलेंस से महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा था उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर खाली था और एम्बुलेंस में इलाज की कोई सुविधा नहीं थी। इसी वजह से महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टर कफील खान को सस्पेंड कर दिया गया था। ऐसे में कफील खान पर जबरन सरकारी एम्बुलेंस रोककर अपनी मर्जी से महिला का इलाज करने के आरोप में एम्बुलेंस के ड्राइवर ने कफील खान पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर उस वक्त की है जब डॉक्टर कफील खान एक एम्बुलेंस में दाखिल हो गए थे और सरकारी एम्बुलेंस को रोककर महिला का इलाज किया था और एक वीडियो भी, एक ट्वीट भी किया था कफील खान ने और कहा था कि सरकारी एम्बुलेंस में इलाज की कोई सुविधा नहीं थी और ऑक्सीजन भी नहीं था, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। 108 के एम्बुलेंस चालक ने थाना कोतवाली पर यह सूचना दिया है कि दिनांक 26/3/2022 को जब वह एक मरीज को भलोनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ ला रहा था, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास डॉक्टर कफील अहमद ने ज़बरदस्ती एम्बुलेंस में प्रवेश कर और उसका इलाज करने लगे। जब उसने इसका विरोध किया तो नहीं माने और ज़बरदस्ती उस गाड़ी में घुस करके उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा डाला। एम्बुलेंस चालक की तहरीर पर थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।